Very good afternoon to all. ओम शांति। सेशन को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट परमात्मा का आवाहन करते हैं, जिससे आज वो हमारे आदरणीय दीदी जी के द्वारा हमको पेरेंटिंग के जो भी टचिंग है वो परमात्मा के हमको प्राप्त हो। 1 सेकंड हम परमात्मा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। आज हम सभी इस वंडरफुल सेशन जो हमारे चल रहे हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के, जिसका टॉपिक है हाउ टू इनकल्ट गुड मैनर्स इन चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों को कैसे डेवलप करें, उनके लिए हम क्या अप्रोच ऐसी लगाएं, क्या टेक्निक्स हम यूज करें, उसके लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर हेमा दीदी जी माउंट आबू से। मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि दीदी आप हम सबके लिए आज ये क्लास आप अपने द्वारा जैसे भी आप करवाना चाहें, आपको हैंड ओवर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सोनम बहन। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैंने 1993 में MBBS कंप्लीट किया है और फिर आगे भी कुछ छोटा मोटा ट्रेनिंग किया है और उसके बाद मैंने बहुत दिन तक जॉब किया है। और जॉब के बाद बाबा ने मुझे पांडव भवन में 2019 में पांडव भवन में लेकर आए हैं। उससे पहले मैं सेंटर्स पे थी और साथ में जॉब भी करती थी। और साथ में मैंने हेल्थ एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग के ऊपर भी डिप्लोमा किया हुआ है। ज्ञान जो मिला है वो ज्ञान मेरे लिए एक जीवन बन गया है और इस ज्ञान से हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या लाभ हम ले सकते हैं, उसके बारे में भी आज समझ पाएंगे जब इस क्लास को आप लोग अटेंड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग सिर्फ ये नहीं है कि माँ बाप बनना जरूरी है। पेरेंटिंग आप बिना माँ बाप बने भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वहां पर भी आपका एक माँ बाप का भी रोल रहता है। कहीं पे आप टीचर बन के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहां पर भी टीचर का रोल माँ बाप की तरह होता है। तो पेरेंटिंग अगर हम कहें तो फिर हम ये अनुमान नहीं लगाए कि घर में बच्चा ही हो या हम बायोलॉजिकल मदर फादर बने। तो पेरेंटिंग स्टार्ट कब होता है? पेरेंटिंग स्टार्ट होता है सबसे पहले अपना थॉट से। जो हमें माँ बाप बनने का एक इच्छा हमारे अंदर जागेगा, वहां से हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स बनने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होता है। उसके बाद होता है कंसीविंग, फिर होता है जन्म, जैसे बच्चा पेट में आते हैं, ऊम में आते हैं, और फिर जन्म होता है और फिर जीवन आता है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चा जब पेट में आते हैं, यूट्रस में आते हैं, वूम में आते हैं, वहां से जब वो बच्चा बड़ा होता है और आखिरी समय से लेके 7 साल का उम्र, जन्म होने के बाद 7 साल का उम्र जो है, तब तक बच्चे का जो ब्रेन है वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है। हमने देखा होगा स्पॉन्ज पानी में डालते ही पूरा पानी को सोख कर लेते हैं। जितना उसके अंदर कैपेसिटी है वो पूरा सोख कर
कर लेता है स्पंज। तो बच्चे का ब्रेन भी स्पंज की तरह सोक कर लेता है। जैसे वो जो स्टेट होता है स्पंज की तरह सोक करने का, उसको कहते हैं हिप्नोसिस स्टेट। जैसे हिप्नोसिस द्वारा भी वो स्टेट में पहुंच सकते हैं, या डीप मेडिटेशन द्वारा भी उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। और उस समय उस बच्चे का ब्रेन का जो वेव्स है वो होते हैं थीटा और अल्फा वेव्स। और वो जो स्टेज है वो स्टेज होता है एक दरवाजा। वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। और वो दरवाजा के द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है, मेमोरी बढ़ता है, वो बहुत आसानी से कुछ याद कर पाते हैं, एक नए नए चीज क्रिएट करने का सीखते, क्रिएटिविटी आ जाता है, नवीनता उसके अंदर आ जाता है। और इंट्यूशन भी ग्रो करता है। जैसे कभी कभी हम बैठे बैठे जब मन शांत रहता है तो कुछ भी हमें समझ में आ जाता है, एक अंदर से एक फीलिंग आ जाता है कि ये कुछ होने वाला है। तो उस समय वो बच्चा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऊम में रहते समय भी बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है उसको महसूस होता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो मन का स्थिति वो बनते जाता है। बाहर जब बच्चा आता है तो वो कॉपी करने लग जाता है। और ये कॉपी करने वाला बात हम सबको पता है, हम सब ने देखा भी होगा कि कितना बिहेवियर कॉपी करते हैं बच्चे। कभी अपने पिता का बड़ा जूता पहनकर चलता है, कभी सिगरेट उठा लेता है, कभी चाय का कप उठा लेते हैं, या शीशा में खड़े होके लिपस्टिक लगाता है। तो ये सारे चीज कॉपी करना, ऑब्जर्व करना उस समय 7 साल तक बहुत शार्प होता है बच्चे में। बच्चा ये भी सीखते हैं कि कैसा एक्शन लेना चाहिए और फिर कैसे उसमें रिएक्ट भी करना चाहिए, वो भी सीखता है। तो वो समय ऐसा होता है कि उस समय में वो बच्चा अपने जीवन को एक शेप देने लग जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने लग जाता है। तो वो जो समय है बच्चा पेट में और बर्थ के बाद, जन्म के बाद 7 साल तक, वो कहानी है एक चिड़िया का बच्चा जो अंडा से फूट के कितना उस बच्चे का देखभाल होता है, वो चिड़िया कैसे खाना लाके मुंह तक पहुंचाते हैं और कितना केयर करते हैं। तो ये जो पीरियड है पेरेंट्स को सबसे अलर्ट रहना जरूरी है, ताकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उस बच्चे तक ना पहुंचे। और वो इंफॉर्मेशन बच्चे के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आ सकता है उसके कारण। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अलग अलग स्वभाव दिखने में आता है। और वो जो बिहेवियर है वो कैसे होता है, एक तो मन जो है, मन का कंडीशनिंग होता है। दूसरा होता है बार बार उस एक्शन को जब रिपीट करते हैं, ये सारे चीज से गुड या बैड मैनर्स बनता है। तो अब हम सोचे कि कैसे उसको चेंज करें, क्योंकि हर एक घर में जो बच्चा है, अभी ठीक है, हर एक घर में जो बच्चा है, माँ बाप बहुत ध्यान से देखते हैं कि भिन्न भिन्न आदतें दिखाई देता है।
स्पेशली माँ को, जो माँ साथ में रहती है। और पेरेंट्स फिर क्या करते हैं, जो बैड मैनर्स बच्चे ने सीखा है उस पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। कुछ भी बच्चा गलत करते हैं उस पर ध्यान ज्यादा जाता है, ना कि वो कुछ अच्छा किया उस पर नजर जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा फोकस कहाँ है। और जैसे फोकस बैड मैनर्स के प्रति जाता है तो माँ को या पिता को चिंता होने लग जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाता है। और वो चिंता एंजाइटी मिलकर एक अंदर में एक डर पैदा होता है। और साथ में कंपैरिजन भी करते हैं। कोई और बच्चा को अच्छा दिखाई देता है तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा कितना अच्छा है। फिर धीरे धीरे माँ बाप के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो अब हमें करना क्या है? अगर उस बच्चे में गुड मैनर्स लाना है, अच्छे चीज लाना है, तो हमें धीरे धीरे वो सुगंध को इकट्ठा करना पड़ेगा। तभी जाके एक, जैसे कोई परफ्यूम होते हैं, वो परफ्यूम कंसंट्रेटेड होता है। जितना कंसंट्रेटेड होगा उतना उसका खुशबू ज्यादा होगा, ज्यादा तेज होगा। तो बच्चे के अंदर भी उस कंसंट्रेशन, बिहेवियर का, गुड मैनर्स का जो कंसंट्रेशन वो लाने के लिए हमें धीरे धीरे उसको जमा करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को चेंज करें या पेरेंट्स को चेंज होना है? हमें पेरेंट्स को चेंज करना है। पेरेंट्स जब चेंज होते हैं तो बच्चा भी चेंज होने लगता है। तो उसमें चेंज लाने के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना है बच्चे का कौन सा अच्छा बिहेवियर है, गुड बिहेवियर के ऊपर। और गुड बिहेवियर के ऊपर फोकस करके जब हम कोई अच्छा बिहेवियर देखते हैं उसको अप्रिशिएट करें, ना कि कोई बैड बिहेवियर को देख के बार बार टोकते रहे कि ये गलत है, ये गलत है। तो क्या करना है उस समय? उस समय कोई भी पेरेंट को वॉच करते रहना है उस बच्चे को। अगर कोई बैड बिहेवियर दिखा, उसको सिर्फ वॉच करना है और उस बच्चे को वॉच करते हुए देखना है वो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। जैसे एक चिड़िया, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके उड़ने का समय होता है, तो माँ पीछे से देखते रहती है। ऐसे नहीं कि उसके लिए डरते हैं या उसके लिए चिंता करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ पीछे से वॉच करती है कि कैसे वो चिड़िया उड़ रही है। और एक दो बार गिरते गिरते वो उड़ने लग जाती है। वैसे ही हमें अपने बच्चे के तरफ ध्यान देना है, सिर्फ वॉच करना है, ना ही रोक टोक करना है। क्योंकि जब हम ज्यादा रोक करते हैं तो क्या होता है, वो बच्चा अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हम जब डांटते हैं, हम कुछ उसको उसी समय सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रोटेक्शन के लिए वो खड़ा होगा। वो प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ भी अपना सकता है जो उस समय उसकी बुद्धि में आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो जो बैड बिहेवियर है उसको भी एक्सेप्ट करके सिर्फ वॉच करना है। उस बच्चे को मिस्टेक्स से, गलती करने से
जो लर्निंग मिल रहा है वो लर्निंग मिलने का मौका देना है हमें। और वो मौका, हाँ, यहाँ पर वो सावधानी जरूर रखना है हमें कि ऐसे ना हो कि बहुत बड़ा नुकसान हो, तब जरूर हमें आगे बढ़ना है। पर जब तक हमें लगे कि ऐसा कुछ बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, हम सिर्फ वॉच कर सकते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना है। वो फ्रेंडली रिलेशन उस बच्चे को पावर देगा, उस बच्चे के अंदर समझ लाएगा, जिसको सीख के वो समझ पाएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूं। दूसरी बात, हमें अटेंशन देना है कि वो बच्चा अकेला तो महसूस नहीं कर रहा है। कभी भी एक बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है, निग्लेक्टेड वे में नहीं रखना है। उसके साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करके रहना है, ताकि जो भी वो स्कूल में कर रहा है या कहीं पे भी कर रहा है वो आपके साथ आके शेयर करे। अगर आप डरा के रखेंगे उस बच्चे को, वो बहुत कुछ शेयर करने से रुक जाएगा, तो वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये सारी चीज जो है, एंजाइटी या कंपैरिजन, जो एक पेरेंट में आता है, एक फ्रस्ट्रेशन जो आता है, एक कंपटीशन का भाव आता है, उसका मेन कारण है डर। माँ बाप के अंदर एक डर रहता है और फिर वो डर फिर बच्चे में आ जाता है। बच्चे को डराने की कोशिश करते हैं और जब बच्चे को डराते हैं, बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को मारते हैं, तो फिर वो बच्चा, आप जो करेक्शन दे रहे हैं वो करेक्शन पर ध्यान नहीं रहता है उस बच्चे का। उस बच्चे का ध्यान रहता है आपके बिहेवियर के ऊपर। आप जो डरा रहे हैं, आप जो डांट रहे हैं, मार रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रहता है। और धीरे धीरे बच्चे का जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाता है। उसके जीवन में एक बंधन महसूस होता है और उस बच्चे का फिर एक, उसका जो पावर है वो कम हो जाता है कि वो समझ पाए कि कौन सा मिस्टेक है, कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है। डर के कारण वो मुक्त नहीं रह पाता है, वो खुल नहीं पाता है। पर उसके जगह अगर आप प्यार करते हैं उस बच्चे को, जैसे आपने कोई एक गलत आदत देखा, उस बच्चे को लाके आपने प्यार दिया। कैसे प्यार देंगे उस समय? गिफ्ट दिया कोई जो उसको पसंद है, या हग किया, या कोई बाहर घुमाने ले गए। उसके बाद आप उसको एजुकेट करें, क्योंकि जैसे ही आप उसके मनपसंद चीज देंगे, उसको प्यार देंगे, उसको वो फ्रीडम का अनुभव होगा। वो जैसे वो चिड़िया अगर एक पिंजरे में है और वो पिंजरे से निकाल दिया गया है, वैसे वो फील करेगा और फिर आप जो सिखा रहे हैं वो ग्रहण कर पाएगा। अगर हम वो फ्रीडम नहीं दे पाते हैं तो फिर वो बच्चा अपना फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अलग रास्ता ढूंढ लेगा उस फ्रीडम को पाने के लिए। तो वो झूठ बोलना शुरू कर सकता है, चोरी करना शुरू कर सकता है, बहुत बातें आपसे छुपाना शुरू करेगा और अच्छा फील करने के लिए, खुश रहने के लिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगेगा। तब हम क्या करेंगे? बच्चा चला जाएगा आपसे बहुत दूर
आपका और रिश्ता और बच्चे का रिश्ता के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, और वो गैप आ जाने के कारण आप ले जाते हैं फिर काउंसलर के पास, क्योंकि काउंसलर अनजान होते हैं उस बच्चे के लिए, और अनजान होने के कारण उस बच्चे को अच्छा लगता है, वो बच्चा उस काउंसलर के बात कुछ कुछ मानने लग जाता है। पर हमें सोचना है, क्या हमसे बड़ा काउंसलर कोई हो सकता है? क्यों काउंसलर के पास जाने की जरूरत पड़ गई है? तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना है? सबसे पहले अपने ऊपर काम करना जरूरी है। एक स्टेबल माइंड, मन को उसी समय कैसे शांत रखे, हलचल से बचाए, कैसे मन के अंदर एक वो पावर आए, एक कुछ भी बच्चा गुस्सा कर रहा है या बच्चा कुछ बोल रहा है, उसको देखने का, सुनने का एक अंदर में एक पावर होना चाहिए, और वो आएगा सिर्फ मेडिटेशन से। क्योंकि हर ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगा जो बच्चे का एक एक संस्कार दिखेगा, उस समय पेरेंट्स को फेस करने का शक्ति होना चाहिए, और वो शक्ति के लिए हमें मन को स्टेबल शांत रखना जरूरी है। जैसे इस क्लास को शुरू करने से पहले 1 मिनट परमात्मा को याद किया गया था, उस समय हम मन को शांत करते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। तो आप सबको पता है कितने जने मन को उस समय शांत कर पाए? इतना आसान नहीं है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आप अगर मन को शांत कर पाते हैं, तब आप उस सिचुएशन को फेस करने का भी क्षमता होगा, और फेस करने का जब क्षमता होगा, तब आप अपने अंदर प्यार क्रिएट कर पाएंगे, उस बच्चे को समझ पाएंगे। बच्चे को जब तक समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपका प्यार अंदर से आएगा नहीं, और एक झलक आपका प्यार उस बच्चे के लिए एक परफ्यूम बन जाएगा जो हमें इकट्ठा करना है, और वो परफ्यूम धीरे धीरे बच्चे को चेंज करने लगेगा। पर अगर हम पेरेंट्स अगर स्टेबल नहीं हो पाते हैं, अंदर में डर होता है, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सारे कुछ आने लग जाता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो फिर क्या होगा? वो बच्चे को जो देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो मन को शांत करने के लिए पेरेंट्स को 2 चीज का ध्यान देना है। जैसे आप लोग शुरू करेंगे, अभी ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि बच्चे को ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, ना कि रिएक्ट करके उसको और बंधन में डाल दे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप एक स्टूडेंट बनकर कर रहे हो, आप अभी सीख रहे हो बच्चे को कैसे पालना देना है, बच्चे को कैसे वो अच्छा बिहेवियर ग्रो कराना है। और जब अपने को आप स्टूडेंट समझेंगे, तो आप अगर गलती भी करेंगे तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, तब आप बच्चे को सिखा पाएंगे। और ये सारे चीज आपका आएगा, आप शुरू में सेल्फ टॉक से शुरू करिए। एक माँ बाप सारा दिन भागते दौड़ते रहते हैं, पर क्या हमने अपने लिए थोड़ा सा समय रखा है? तो पूरा दिनचर्या में से थोड़ा सा समय स्वयं के लिए भी रखिए।
अपने साथ समय बिताइए और सीखिए कैसे खुद को चेक करना है कि मैं कितना स्टेबल रह पा रही हूँ, मन को शांत रख पा रही हूँ। और जब मन शांत होगा, मन शांत होने से आपको आइडियाज अपने आप आने लग जाएगा। उस बच्चे को कैसे चेंज करना है, कैसे समझाना है, कैसे उस बच्चे को सिखाना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जो शुरू का 7 साल थीटा और अल्फा वेव्स ब्रेन में होता है, जो वो डीप मेडिटेटिव स्टेट होता है, आपका मन शांत होने से वो स्टेट आएगा। आपका जब उस स्टेट आएगा तो फिर उस बच्चे में भी आप डाल सकते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे को अच्छे संस्कार सिखा के बदल सकते हैं। अभी लास्ट पॉइंट बताएंगे आपको, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम में से बहुतों ने गीता पढ़े होंगे और गीता में 2 चीज के बात कहा गया है, एक है भक्ति मार्ग और एक है ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति में हमने कभी भी एनालाइज नहीं किया कोई भी चीज को। किसी ने जो कहा, किसी महात्मा ने, किसी सन्यासी ने, किसी ने जो भी, कोई पंडित ने कुछ भी कहा हो, उसको हमने फॉलो किया है। पर ज्ञान मार्ग जो है, जो अब चल रहा है, वो ज्ञान मार्ग में हम एनालाइज करते हैं, हम सोचते हैं उस बात पर, तब जाके उसको अपनाते हैं। तो आज आप लोगों ने जो भी सुना होगा, ऐसे नहीं कि हमने कहा है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, वो भक्ति नहीं करना है। यहाँ पर आपको ज्ञान की तरह, ज्ञान मार्ग की तरह आपको सोचना है एक बार कि क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है। एक टीचर क्या करते हैं? एक टीचर अपने लेक्चर द्वारा आपका जो मन को वो ऊंचा उठाते हैं, शांत कर देता है, ताकि आप सोच सको कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब आपने सारा कुछ सुना और सुनने के बाद अभी आप अपना एफर्ट्स लगाएंगे उस चीज को एनालाइज करने के लिए, ना कि जो भी दिया जा रहा है इस क्लास में आपने ले लिया और बस हाँ यही ठीक है। नहीं, आपको सोचना है और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, अप्लाई करके देखना है। अपना मन को कैसे शांत कर सकते हैं वो भी सोचना है। कैसे सेल्फ टॉक द्वारा अपने को चेक करके, बदल के, उस बच्चे के लिए बदल के, उस बच्चे को बच्चे का जीवन बनाएंगे, वो आपको सोचना है। क्या पता आपको बहुत अच्छा मेथड मिल जाए और अगले बार क्लास में आप ही शेयर करें। तो 2 मिनट के लिए हम मन को शांत करने का तरीका सीखेंगे। आप लोग सब सीधा होकर बैठिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। बाहर के तरफ से सारे ध्यान को हटा दीजिए और अपने श्वास के प्रति ध्यान दीजिए और देखिए कैसे शरीर में श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। उसको फॉलो करते जाए।
अंदर श्वास लीजिए, फिर छोड़ते जाएं और उस पर एकाग्र होते जाएं। सांस लीजिए, श्वास छोड़िए और देखिए कैसे अपना मन शांत हो रहा है। उस साइलेंस को अनुभव करें। और यही वो साइलेंस आपके बच्चे में कमाल कर देगा। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी किसी को क्वेश्चन है तो वो दीदी को पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। यस मैम, बोलिए। ओम शांति हिमा दीदी। ओम शांति। हाँ, मैं पूनम बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि छोटे बच्चे अभी एक हाँ कोटा में एक छोटा सा बच्चा है, उसके पापा न्यूरो सर्जन है और वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पे बहुत काम कर रहे हैं। और उनका एक बच्चा है अभी 20 महीने का है। तो वो मेरे पास आए थे कि मैडम मुझे हेल्प चाहिए, कुछ टीचर चाहिए जो उसको अच्छा इंग्लिश सिखा सके। तो मुझे लगा नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। मैंने पूछा, उनका एज तो बताया 20 मंथ। तो मुझे आई वॉज वेरी मच शॉक कि 20 महीने के बच्चे के लिए उन्होंने 3 टीचर रखा हुआ है और 4 मेड है। तो फिर मैंने उनको बोला आप मेरे घर का सेटअप देखिएगा। तो वो उसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं जिस पे आप अभी आपने बताया। तो बोले जी। कि मैडम जब बच्चा बॉर्न होता है तब से लेके 2.5 साल तक ही, 2.5 से 3 साल तक मैक्सिमम उसका राइट ब्रेन डेवलप होगा और लेफ्ट ब्रेन 6 से 7 साल तक होगा। उसके बाद उसका ब्रेन रुक जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जब उसका, क्योंकि राइट ब्रेन इज रिलेटेड टू योर म्यूजिक, योर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये ईश्वर में जो आस्था है, स्पिरिचुअलिटी, तो ये उसका 2.5 साल तक ही होगा। तो मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ, जैसे म्यूजिक के लिए उन्होंने एक तबला वाला आता है, एक हारमोनियम वाला आता है, वो सिर्फ अपना बजाने का काम करते हैं। वो बच्चे को बैठाते भी नहीं है, बस बच्चा कहीं भी घूम रहा है, बस वो अपना काम 1 घंटा आते हैं, बजाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे उन्होंने एक ब्रेन स्टार किड करके एक वो लिया है, एक कोर्स लिया है जो कि लगभग 1.5 साल का है, जिसमें बच्चे को बहुत फास्ट रेट से कार्ड्स दिखाते हैं, खाली दिखाते हैं फिर छुपा देते हैं, फिर उसको दिन में 2 बार बस दिखाते हैं, छुपा देते हैं। क्योंकि वो ये एज्यूम करते हैं कि वो बच्चे के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड पे वो जा रहा है, क्योंकि राइट ब्रेन इज रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, 3 साल बाद वो अपने आप ही इमर्ज होगा। यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट्स, सिर्फ पॉजिटिव सोच से जाना है। और जो आप बच्चे को देना चाहते हैं, जैसे उनके एक मेड है जो कि बहुत अच्छा गायत्री मंत्र, गीता पाठ ये सब पढ़ती है, तो सुबह शाम दोपहर में जब बच्चा सोने जा रहा है और जब सो के उठने वाला होता है, इस 2 टाइम पे वो सुनाती है उसको। तो दैट वे ही इज वर्किंग अलॉट। अभी वो जापान भी जा रहे हैं राइट ब्रेन को डेवलपमेंट के लर्न करने के लिए। तो जो आप बता रहे थे कि अल्फा वेव और थीटा वेव, ये बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पे रहता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे मदर हैं जिनसे मैं मिली, जिनका बच्चा अभी भी जन्म हुआ है, कुछ प्रेग्नेंट भी है। तो इनको हम किस तरह गाइड कर सकते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। थैंक यू पूनम बेन, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो एक बच्चे के ऊपर प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं और साथ के साथ सबकॉन्शियस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है मेडिटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम वो अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स तक पहुंच सकते हैं। तो मेडिटेशन सिखाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। मतलब बच्चे को मेडिटेशन सिखाना है या पेरेंट को? पेरेंट्स को। अच्छा, ओके। बच्चा तो छोटा बता रहे हैं ना। हाँ, बहुत छोटा, 20 महीने का है। हाँ, तो पेरेंट्स को सिखाना है, क्योंकि पेरेंट्स ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा। बच्चे के लिए वो सर्कमस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो पेरेंट्स को सिखाना जरूरी है।
ताकि बच्चे को वो सुंदर माहौल दे सके। अच्छा, ये जो पेरेंट है सर, दीदी मेरा उनके साथ बहुत कन्फ्लिक्ट होता है। वो ये जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में उनसे बात कर रही थी, तो वो बोलते हैं ये सारा माइथोलॉजी है। वो पांडा भवन भी आ चुके हैं, 3 दिन रह भी चुके हैं, और बोले ये सब एक अपना एक उन्होंने ख्याली पुलाव बना लिया है। मैं साइंस पे बिलीव करता हूँ। जैसे वो लोग बोलते हैं कि ये जन्म जन्मांतर का, ही सेज कि ये पूरा साइंस है। तो वो तो मैं खैर आपसे अलग से मैं डिस्कस करूंगी, बिकॉज दैट विल टेक टाइम। तो मेडिटेशन उनको भी मुझे बताना होगा कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, है ना? राइट। राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि आपने बोला कि बच्चा जो है नेगेटिव चीजें बहुत फास्ट ग्रास्प करता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नेगेटिव पॉजिटिव के बाद शायद मैंने ऐसे बोला है, मुझे याद नहीं है। वो कोई भी चीज मैं आपका ग्रास्प हर एक करेगा वर्ड उस लिखी, समय। मैंने आपका एक एक वर्ड मैंने लिखा है। अच्छा, तो हो सकता है मैंने गलती से बोला होगा, पर हाँ, फर्स्ट 7 years में वो दोनों चीज, चाहे गुड मैनर्स हो या बैड मैनर्स हो, दोनों ही ग्रास्प करेंगे। अच्छा, ओके। पर ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाकई में वो नेगेटिव चीज बहुत जल्दी एक्वायर करता है। इज इट बिकॉज उसे फील गुड फैक्टर आता है कि गलत चीजें करो, चलो मस्ती करके देखो? मुझे लगता है पेरेंट्स ज्यादा नेगेटिव वाला में फोकस करते हैं, इसलिए फील होता है कि वो नेगेटिव वाला ग्रास्प किया है करके। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ओके, दीदी एक चीज और, एक घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन और दोनों के माँ बाप एक है, बच्चों एक ही स्कूल में जा रहा है, सारा चीज एक साथ है, खाना भी एक खाता है, लेकिन दोनों में संस्कार बहुत अलग होते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ उनका प्रारब्ध अलग है, या फिर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का जो डेवलपमेंट शुरुआत में वूम्ब में जो हो रहा है और वूम्ब के बाद जो हो रहा है 7 साल तक, उसके वजह से दोनों का बिहेवियर अलग है? व्हाट इज द रीजन? वैसे स्पिरिचुअलिटी को अगर आप लाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि वो पुराना पिछला जन्म का जो भी संस्कार उसका है। जर्नी रहा, उस जर्नी के हाँ, हिसाब से वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दूसरी हाँ, बात, दोनों बच्चे का अलग अलग एनवायरनमेंट मिला होगा जब हाँ, में रहा है, तो फिर उस हिसाब से जो उसके सराउंडिंग्स में जो भी मिला है, जो भी सिचुएशंस रहा हुआ होगा, उसके हिसाब से वो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। मतलब दोनों ही रीजन होगा, एक पूर्व जन्म का संस्कार भी, और जो Right. वूम्ब से लेके 7 साल का जर्नी है, दोनों का। ओके, Right. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, एंड वन लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वी विल गो टू द सबकॉन्शियस लेवल। जैसा भी आपने बताया था कि स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ, लर्न टू चेक योरसेल्फ हाउ मच यू आर स्टेबल। व्हेन यू आर स्टेबल यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। सो हाउ टू गो टू दैट सबकॉन्शियस माइंड जिसमें कि अल्फा और थीटा तक हम पहुंच सकते हैं? हाँ, वो जैसे पहले भी शेयर किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वही था, मेडिटेशन। मेडिटेशन। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स? किसी को क्वेश्चन पूछना है तो दीदी से पूछ सकते हैं। ओके, किसी को पूछना है क्वेश्चन? ओम शांति, हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन है, अगर बच्चा 8 ईयर्स में है, अगर उसका राइट ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके साथ आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत फीबल है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बच्चा 8 ईयर या 9 ईयर्स की एज पर अभी भी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज, या कोई क्वेश्चन आप टाइप करिए, कोई और बताएं। हाँ, मैं रिपीट कर दूं इनका क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा 8 साल का है, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो अभी डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका 8 साल हो गया है। नहीं, आपको कैसे पता कि सबकॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ, या ये कंसेप्ट कैसे आया आपको? ओम शांति दीदी, उनका कहना ये है कि बच्चा अब 9 साल का हो गया, क्योंकि जो राइट ब्रेन का है वो 2 इयर्स तक का होता है ना, तो उनका कहना ये है कि अब 8 साल का हो गया है, तो अब उसका जो राइट ब्रेन अभी तक पूर्ण रूप से, उस टाइम तो हमें ये सब चीजें पता नहीं थी, अब हमको पता है, तो उस ब्रेन को कैसे डेवलप किया जाए, दोनों ब्रेन्स को, क्योंकि अब उसकी एज 7+ हो गई। राइट, ये प्रोसेस हमने बताया था अभी क्लास में। जैसे उसको एक तो क्या है कि वो जो बिहेव कर रहा है, जो भी बिहेवियर उसमें दिखाई दे रहा है, अगर आपको गलत बिहेवियर दिख रहा है तो उसको वहां पर कैसे रोका जाए वो आपको प्लान करना पड़ेगा।
वो प्लानिंग में यही करना पड़ेगा कि आपको वॉच करना है, आपको बताया गया है कि वो वॉच करिए कि वो कैसे, क्या, किधर, किस कारण से, उसको समझने की कोशिश करना है और उसको उसका साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाए और साथ में उसको इतना प्यार दे ताकि उस बच्चे को एक अंदर में एक पावर क्रिएट हो जिससे वो सारे चीजें वो छोड़ सके। और फिर आप जैसे वो प्यार देंगे, प्यार देके उस बच्चे को एजुकेट करेंगे, आप समझाएंगे कि ये चीज रॉन्ग है, तो वो बच्चा इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। पर ये एक दिन का या एक बार का एफर्ट नहीं है आपको, क्योंकि जब हम कोई बैड बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं वो तब हमें बहुत मेहनत लगता है और हम बहुत जल्दी हार खा लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। आपको उस बच्चे के लिए डेडिकेट होके आपको करना होगा और उसके लिए इसलिए बोला है कि आप स्वयं का स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और खुद स्टेबल जब रहेंगे तभी आप पेशेंस रख पाएंगे उस बच्चे के पीछे काम करने के लिए। और वो स्टेबिलिटी एक मेडिटेशन द्वारा ही आ सकता है। आपको आंसर मिला? यस। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। दीदी इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम कुछ जैसे बच्चों को फिजिकली मतलब कुछ करवा सकते हैं? लाइक आजकल तो काफी सारी टेक्निक्स चल रही हैं, तो ब्रेन के लिए हम कुछ टैपिंग की टेक्निक या इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं क्या दीदी? ये जो डिफरेंट मेथड्स है वो मुझे नहीं पता कि कितना इफेक्टिव है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। पर सबसे पहले हमें बच्चे का साइकोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो बच्चा कितना इंटरेस्टेड है। हम अगर जबरदस्ती करेंगे उस बच्चे के ऊपर, बच्चे को जितना फ्रीडम देंगे ना उतना अच्छा है। फ्रीडम देंगे पर आप पीछे रहेंगे, एक गार्ड के तरह रहना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चा गलत रास्ता पे भी जा सकता है, क्योंकि वो संस्कार, कुछ संस्कार वो लेकर भी आते हैं। तो जितना फ्रीडम देंगे उतना वो बच्चा जल्दी ग्रो करेगा। ओके ओम दीदी, शांति। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ ओम जी शांति। शांति। हाँ हेमा दीदी, जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल हम लोग एक ये प्रॉब्लम देखते हैं कि बच्चों को जब हम कोई सही बात बताते हैं, उन्हें कोई चीज सही समझाते हैं, तो उनको मतलब वो सही बात समझाना उनके लिए जैसे आजकल एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है हम लोगों के लिए। हम लोग प्यार से भी समझा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बट उनको वो मतलब जैसे गुड मैनर्स का ही हमारा टॉपिक है, तो अगर हम उन्हें एक अच्छी चीज, एक अच्छी मैनर्स के रूप में कुछ बता रहे हैं, बट वो उनको इतना ज्यादा टाइम जो लगता है, वो रेजिस्ट बहुत करते हैं सही चीज को एक्सेप्ट करने में। अगर कोई राइट। सही बात उनको बताते, उसका क्या कारण है? ओम शांति। उसका मैं एक ही कारण बताऊंगी कि उस बच्चे को एक्सेप्ट करने का पावर नहीं है, और वो पावर देने के लिए हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही कुछ गलत दिख गया, गलत दिखते ही हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि फटाफट उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। पर हमें पेशेंस रख के, इसी कारण से पेरेंट्स को पहले एजुकेट करना जरूरी है। तो पेरेंट्स को पेशेंस रख के सही समय आने के लिए इंतजार करना जरूरी है, जब वो बच्चा आप जो एजुकेट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। और कई बार हम जो चीज एजुकेट करना चाहते हैं उसमें हम अंदर के फ्रस्ट्रेशन, डर, सारा कुछ मिक्स करके देते हैं, और मिक्स करके देने के कारण वो बच्चा सिर्फ आपके बिहेवियर पर ध्यान देते हैं, जो आप कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से नेग्लेक्ट करके चला जाता है, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है उसमें। शुक्रिया क्लियर हुआ? दीदी। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा आंसर मिला। दीदी एक क्वेश्चन और ये कि जैसे अल्फा और थीटा हम लोग ब्रेन वेव्स की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि इनका मतलब ये जो ब्रेन वेव्स हैं हमारे बॉडी में, उनका क्या ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है? और यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो क्योंकि इतने लोग ग्रुप में जुड़े हैं, तो थोड़ा सा उनको साइंटिफिकली एक अप्रोच मिलेगा कि इफ वी आर मेडिटेटिंग तो ये किस तरह से हमारी ये ब्रेन वेव्स हमें हेल्प करेंगी, थोड़ा सा इस पे भी हाईलाइट करिए। जी। ओम शांति। जैसे अल्फा और थीटा वेव्स है, ब्रेन में जो वेव्स है,
अल्फा थीटा वेव सबसे मन शांत, ब्रेन को शांत करने का स्टेट है, जो हिप्नोसिस में भी ले जा सकते हैं। हिप्नोसिस करते हैं, आप लोगों को पता है, हिप्नोसिस जब करते हैं तब वो वेव्स में पहुंच जाते हैं और मन शांत हो जाता है। वैसे ही डीप मेडिटेशन स्टेट जो है वो है अल्फा और थीटा वेव्स, और वही उस समय में वो जो काम स्टेट मन का, उस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल जाता है, और खुल जाने के कारण जब आप कुछ अच्छे चीज देते हैं वो फिर वो बच्चा ग्रहण कर लेता है। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मन में स्टेबिलिटी लाने का, आपके अंदर समझ बढ़ाने का, आपके अंदर अच्छे चीज को एक्सेप्ट करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का कि कौन सा मेरे लिए ठीक है, नहीं है। अब सारा कुछ, ये सारे जो एसेंस जो हमने क्लास में बताया है, एक परफ्यूम जब कंसंट्रेटेड हो जाता है तो उसका खुशबू बहुत तेज फैलता है। तो ये सारे चीज एक्युमुलेट करने का, उस परफ्यूम को कंसंट्रेटेड करने का यही मेडिटेशन तरीका है। तो उस मेडिटेशन को सीखकर जब आप उसको रिपीट करते रहेंगे, धीरे धीरे आप रिपीट करते करते आपका मेडिटेशन का जो डीप लेवल वो आपके अंदर आ जाएगा। और मेडिटेशन सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करने का नहीं है, वो सारा दिन आपके दिनचर्या में भी चलेगा, और वो दिनचर्या में आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर कहाँ कैसे मुझे स्टेबल रहना है। और जब आप अपने मन को स्टेबल रखना सीख जाएंगे, वो स्टेबिलिटी आपको बहुत चीज को कैच करने में मदद करेगा। आप तरीका समझ जाएंगे कि इस बच्चे के साथ कब क्या करना है, या कोई भी सिचुएशन आपके सामने आया कैसे उसको हैंडल करे कि वो उसका एंडिंग बहुत हैप्पी हो। ये सारे चीज फिर आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो मेडिटेशन शुरू में एक प्रैक्टिस होता है और फिर जाके जीवन का एक साथी बन जाता है, और जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। हमारा हर रिलेशनशिप बहुत सुंदर बन जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तब ये धरती स्वर्ग नजर आएगा। शुक्रिया बहन दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। यस, ओम शांति। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि जी। जैसे जी, आपको आवाज नहीं आ रही। कंचन दीदी यू आर नॉट ऑडिबल, आप राइट कर सकते हो। दीदी किसी ने पूछा है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी टेक्निक है मेडिटेशन के लिए, तो वो आप एक शब्द में बता दीजिए। देखिए, बच्चे को हम बच्चे का मेन मेडिटेशन क्या है, बच्चे का मेन मेडिटेशन है उसको जो चीज अच्छा लगता है, कुछ स्किल्स उसको अच्छा लगता होगा जो हम अभी दे नहीं रहे। तो बच्चे को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं उस बच्चे को कौन सा चीज में इंटरेस्ट है और वो चीज में उसको आगे बढ़ाए। जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, हम कोई भी चीज में फोर्स ना करके उसको प्रेशर नहीं डाल के अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करके उसको जब जैसे एक ऊपर से एक पहाड़ के ऊपर से एक झरना फ्लो कर रहा है, उसी हिसाब से उस बच्चे को फ्लो करने दे, उस बच्चे के पीछे रह के, तो वो सबसे बड़ा मेडिटेशन होगा उस बच्चे के लिए। वो बच्चा कैसे खुश रह रहे वो हमें ध्यान देना है, और उसके लिए बहुत बड़ा लर्निंग माँ बाप के लिए होता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कह सकते हैं माँ बाप के लिए होगा कि कैसे समझे उस बच्चे को क्या जरूरत है।
थैंक यू आपसे दीदी, कुछ वंडरफुल पूछना लाइन दीदी, वंडरफुल लाइन। दीदी मैं इंटरेस्ट आपसे फील्ड एक इज द क्वेश्चन मेडिटेशन। पूछना चाहती हूँ हाँ जी। कि यदि बच्चा मतलब खेलने के लिए ही प्रॉपर बोलता रहे तब हम क्या करें कि बस उसे खेलने खेलना देना है? है उसको खेलने देना है। अच्छा, वो एक एक दिन आप दिन जितना रेस्ट्रिक्ट करेंगे ना, वो बच्चा ज्यादा खेलने की कोशिश करेगा। क्योंकि जी आप देखिएगा, आपके मन को आप किसी ने अगर आपको कहा कि उधर नहीं जाना, तो आपको वहां जाने का इच्छा जागेगा। तो उस बच्चे में भी वही होता है, जब आप छोड़ देंगे खेलने के लिए, तो वो धीरे धीरे उस खेल से वो छूट जाएगा। उसको समझ आएगा एक लिमिट है, सब कुछ का एक लिमिट है। वो नहीं है कि सारा दिन बिना खाए बिना सोए वो खेलेगा नहीं। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर दीदी वो मोबाइल के लिए बोले तो? मोबाइल, देखिए मोबाइल के लिए जो आपने दिया है, पहले तो आपने दिया है, उसके अंदर वो आदत आ चुका है। तो उसके लिए आपको, मोबाइल के लिए आपको तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा उसका रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ हो सकता है क्या जो उस बच्चे को पसंद है। वो जो जिस समय में वो मोबाइल लेता है, वो समय को आप दूसरा चीज से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, वो आप देख सकते हैं। या वो मोबाइल पे जो भी देखता है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये सारे चीज आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। या आप उस बच्चे के साथ उस समय खेलने के लिए बैठ जाए। हो सकता है वो बच्चा उस समय मोबाइल छोड़ दे कि मम्मी मेरे साथ खेल रहे हैं। तो ये सारे चीज आप ट्राई करके, अप्लाई करके, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए कौन सा चीज बेटर होगा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। टाइम आई थिंक हो चुका है, 1 आवर अराउंड हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिएगा। आई होप, वैसे तो दीदी ने सारे आंसर्स हमको दे ही दिए हैं, और हम अपने क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में जरूर रखेंगे। हम दीदी को फिर से इनवाइट करेंगे। दीदी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। हम एक सेकेंड परमात्मा की याद में बैठेंगे और ओम शांति। ओम शांति सभी को, थैंक यू सो मच।